साथियों नमस्कार। मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मनीषा की जान चली गई। मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। मनीषा बेचारी जो एक 19 साल की लड़की थी, जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई थी, शुरू होने से पहले ही दरिंदों ने ख़त्म कर दी। जो उसके सपने थे, कुछ बनना, नर्सिंग का कोर्स करना, कोर्स करके दो पैसे कमाना, अपने पिता की मदद करना, अपने गरीब पिता की मदद करना, वो सपने ख़त्म हो गए, वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तथा मामले को उलझा भी दिया पुलिस ने। लेकिन कुछ लोग इसमें भी उस गरीब लड़की का करैक्टर को खंगाल रहे हैं, उसके चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। बजाय उसको इंसाफ दिलाने के ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि ये प्रेम का मामला निकलेगा, इसमें उसका परिवार मिलेगा, इसमें कोई प्रेम का एंगल मिलेगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारा जो समाज है भारत का, इस बात को तो सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा समाज है, वो एक पुरुष प्रधान समाज है। इसमें आदमी की जो मेंटालिटी है वो पुरुष प्रधान ही है। औरत दूसरे दर्जे की नागरिक हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। मनीषा का जिक्र बाद में करेंगे। अभी हाल ही में गुड़गांव के अंदर एक बाप ने अपनी बेटी को गोलियों से भून दिया, और वो बाप खूब पैसे वाला भी था और गुड़गांव के सबसे महंगे पोश इलाके के अंदर उसका घर था। लेकिन मानसिकता थी वही गांव वाली। तो जब उसने अपनी बेटी को गोलियों से भूना तो उसके बारे में बहुत सारी जगह चर्चाएं होती थी, कहीं पार्क के अंदर, कहीं नाई की दुकान में, तो कहीं जहाँ चार आदमी इकट्ठे हो गए वहीं चर्चा का विषय बन जाता था। तो जब ये बात होती थी तो लोग ये कहते थे कि मैं भी उसकी जगह होता तो वही करता जो उस बाप ने किया। तो मैंने पलट के एक दिन एक आदमी से सवाल किया कि उस लड़की ने ऐसा क्या किया जो उसको उसके बाप ने गोली से भून दिया। तो उस आदमी ने मेरे को ये कहा कि उस लड़की ने एक दूसरे धर्म के लड़के के साथ रील बनाई और वो उसके प्यार के चक्कर में पड़ी हुई थी। प्यार के चक्कर में पड़ी हुई थी, इस बात का तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन रील तो उसने बनाई थी और इस बात से उसका बाप नाराज़ था। इतनी सी बात पर उसने अपनी बेटी को गोली से भून दिया। ये तो एक बात है। अब मैंने उस आदमी से पलट कर ये पूछा कि अगर उसकी बेटी की जगह उसका बेटा होता और वो रील बनाता किसी दूसरे धर्म की लड़की के साथ, तो क्या उसका बाप उसको ऐसे ही गोलियों से भून देता? तो उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, जो थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा अगर बेटी की जगह बेटा होता और वो दूसरे धर्म की लड़की के साथ रील बनाता तो उसका बाप इस बात को लेके प्राउड फील करता और पूरा समाज भी प्राउड फील करता कि देखो बेटे ने कितना बहादुरी का काम किया है। तो ये है वो डबल स्टैंडर्ड मानसिकता जो कि बेटे और बेटी के अंदर फ़र्क करती है। अब दूसरी बात, ये तो चलो पैसा आ गया ज़मीन का, और गांव की मानसिकता थी, लेकिन रहता शहर में था ये जो आदमी था। मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही नामी गिरामी आदमी था, पैसे वाला था, और नोएडा के अंदर कहते उससे बड़ा कोई डेंटल सर्जन नहीं था। मैं आरुषि हत्याकांड की बात कर रहा हूँ, और उसके बाप राजेश तलवार और उसकी माँ नुपुर तलवार की बात कर रहा हूँ, जो कि हाई फाई सोसाइटी से आते थे, एलिट क्लास से आते थे। और उस एलिट क्लास में ये माना जाता है कि वहाँ पे लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन वहाँ भी क्या हुआ ये भी सब आपको पता है। वहाँ ये हुआ कि उस राजेश तलवार ने अपनी 14 साल की इकलौती बेटी, गौर करना, उसके और कोई औलाद नहीं थी, अपनी इकलौती बेटी को अपने 40 साल के नौकर हेमराज के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। और देखने के बाद वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपनी गोल्फ खेलने वाली स्टिक से अपनी बेटी के सर पर लगातार वार किया और उसकी हत्या कर दी, नौकर की भी हत्या कर दी। तो इस बात को उल्टा करके आप देखिए और ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पर गौर फरमाइए
कि उसकी 14 साल की बेटी की जगह अगर 14 साल का बेटा होता और वो नौकरानी के साथ, नौकर की जगह नौकरानी के साथ इसी पोजीशन में उसको मिल जाता तो क्या वो उसकी हत्या करता? नहीं करता। उसको समझाता कि बेटा ये तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, ये काम करने के लिए भी ज़िंदगी पड़ी है। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, जिसको टीन एज कहते हैं, ये 13 साल से शुरू होती है और 19 साल तक रहती है। उसके बाद फिर बच्चे में अकल आनी धीरे धीरे अपने आप ही शुरू हो जाती है। जिसमें टीन लग गया ना, 13, 14, 15, 16 ऐसे, और ये 19 तक की टीन एज होती है। इसमें आदमी के हार्मोन्स बदलते हैं, शरीर में परिवर्तन आता है, तो उससे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो बेटा होता तो उसको मारता नहीं, समझाता, और बेटी को उसने मार दिया। तो यही पुरुषवादी सोच और पुरुषवादी मानसिकता है जो कि हमारे समाज के हर वर्ग के अंदर बैठी हुई। इकलौती औलाद थी, उसको मार के बिना औलाद वाला हो गया, जेल में भी रहा, और वो दौलत भी अब किसी काम की नहीं, क्योंकि उसका कोई वारिस ही नहीं बचा। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर घुसी हुई हैं। अब बात करते हैं मनीषा की। मनीषा को इंसाफ नहीं मिला, दरिंदों ने उसको मारा। उसका रेप हुआ या रेप नहीं हुआ, उसकी मौत की, हत्या की वजह क्या है, लेकिन उसको सरकार ने सुसाइड करार दे दिया। और अब सीबीआई जांच करेगी तो पता चलेगा कि सीबीआई भी क्या जांच करेगी। लेकिन जो सवाल खड़े थे वो आज भी वो सवाल खड़े हुए हैं। अब कल से ये बात हो रही है कि वो दुकानदार मिल गया जिससे उसने जहर खरीदा था। वो जहर था खेत में जो फसल में डालने वाला, हो सकता है उसने अपने उस काम के लिए वो खरीदा हो। वो उसके पेट में कैसे मिला? जहाँ पर उसकी लाश मिली वहाँ पे वो डिब्बा क्यों नहीं मिला जिसमें वो जहर था? उसका नाड़ा कैसे खुला हुआ है? उसके घुटने कैसे छिले हुए हैं? उसका फ़ोन कहाँ गायब है? फ़ोन मिला है तो टूटा हुआ क्यों मिला है? उसकी कॉल डिटेल कहाँ पर है? तथा वो जब अपने स्कूल से निकली है तो वो कॉलेज जा रही थी, जो नर्सिंग कॉलेज है, उसी तरफ जाते उसका सीसीटीवी कैमरे में वीडियो आया है, और उसी कॉलेज के सराउंडिंग एरिया में उसकी लाश मिली है। और उस कॉलेज को लगातार क्लीन चिट दी जा रही है। उस कॉलेज ने तो कह दिया यहाँ तो मनीषा आई नहीं है, और पुलिस ने भी बड़ी आसानी से उनकी बातों को मान लिया। उन लोगों को पुलिस ने रिमांड पर ही नहीं लिया जो इनकी उस समय वहाँ पर ड्यूटी थी। और मनीषा गायब 11 को हुई और लाश उसकी 13 को सुबह मिली। 36 घंटे में लाश मिली। इस बीच में 36 घंटे के बीच में वो जिंदा भी रही है, क्योंकि उसकी बॉडी डिकम्पोज हुई नहीं थी। तो वो जिंदा थी तो कहाँ थी, किसकी कैद में थी? इन सारी बातों का कोई जवाब ही नहीं है। मनीषा की कॉल डिटेल नहीं है, मनीषा के फ़ोन की लोकेशन नहीं बता रहे हैं। जब वो गायब हुई, बीच में उसका फ़ोन 2 बार ऑन हुआ है गायब होने के बाद में, एक बार शाम को और एक बार रात को। उस समय उसके फ़ोन की लोकेशन ही बता दो, उस समय कहाँ थी? जब रात को 12 बजे उसका फ़ोन एक्टिव हुआ तब उसकी लोकेशन कहाँ थी? और उसके फ़ोन के आसपास अन्य कौन से फ़ोन एक्टिव थे? जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पर कौन कौन से फ़ोन उस समय एक्टिव थे? तथा अगर जानवरों ने उसके मुंह को नोचा तो मुंह पे तो मांस ना के बराबर होता है, अन्य शरीर को क्यों नहीं नोचा जहाँ पे ज़्यादा मांस होता है? उसके कपड़े कैसे नहीं फाड़े जानवरों ने? कुत्ते जब लाश को खींचते हैं तो पूरे कपड़े वपड़े सब फाड़ देते हैं, खाली वो चेहरे को ही नोच के क्यों चले गए? तथा उसकी गर्दन पर पहले बता रहे थे चाकू से कट का घाव है, अब कह रहे हैं कि जानवरों ने ही वो घाव लगाया है। तो ये सारी बातें हैं जो लगातार हर आदमी के दिमाग को मथ रही हैं। इनका जवाब ना पुलिस दे रही है ना सरकार दे रही है। 5 दिन के बाद अचानक सुसाइड नोट सामने आ जाता है, 5 दिन तक उसका कोई जिक्र पुलिस नहीं करती। और वो सुसाइड नोट भी रोमन में लिखा हुआ है। अगर उसको लिखना था तो वो हिंदी में भी लिख सकती थी, उसे रोमन में लिखने की क्या ज़रूरत थी? तो इन सब बातों का जवाब पुलिस को देना चाहिए। अब तो सीबीआई के हाथ में आ गया है केस, तो अब सीबीआई को जवाब देना चाहिए। तो तक कम से कम जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए, किसी गरीब की बेटी का करेक्टर असेसिन ना करें, उसके चरित्र पर उंगली ना उठाएं, उसके घर वालों के बारे में ये ना कहें कि घर वालों का हाथ इसमें मिलेगा। हो सकता है आपको यूट्यूब पर वीडियो से कुछ मिल जाए, पैसा मिल जाए तथा कुछ व्यू मिल जाए ऐसी बातें दिखा के, लेकिन कम से कम भगवान से तो डर के चलना ही चाहिए।
इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद भाई।